हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी 10th शेड्यूल। तो ये शेड्यूल ऐड हुआ था जी 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। ये पूछा जा सकता है 10th शेड्यूल कैसे ऐड हुआ था, कौन सी अमेंडमेंट? 52nd अमेंडमेंट। कब? 1985 में। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। भी आपने दल नहीं बदलना। हुआ क्या था ना कि इलेक्शन के बाद कई जो हमारे इलेक्टेड एमपी एमएलएस थे वो पैसे के लालच में या कैसे भी दल बदल लेते थे। तो इस सब को रोकने के लिए संविधान की 52nd अमेंडमेंट की गई और 10th शेड्यूल ऐड किया गया और एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। भी आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। इसकी अपनी प्रोविजंस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे जाकर। इट कंटेन्स प्रोविजंस किससे संबंधित? रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। जो एमपी एमएलए हम चुनते हैं, तो अगर उन्होंने पार्टी बदली या कुछ और एक्टिविटी की गई जो कि क्या है अपनी पार्टी के साथ धोखा माना जाएगा, तो एक हिसाब से क्या है उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन भी आपने अपनी पार्टी छोड़ी है, आपने दल बदला है। 10th हो गया जी। 11th 12th हमने पढ़ा है। 11th किससे रिलेटेड है? पंचायत से। तो ये कब ऐड हुआ था? 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में। तो इसमें पंचायत की क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या क्या अथॉरिटी होगी, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सब मेंशन है। तो ये शेड्यूल किससे डील करता है? पंचायत से। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं पंचायत के पास? 29 सब्जेक्ट। सिमिलरली 12th शेड्यूल किससे डील करता है? म्यूनिसिपैलिटी से। ठीक है, इनके पास 18 सब्जेक्ट है। तो ये कैसे ऐड हुआ था? 74th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान की 1992 में। ठीक है जी। तो हमने अभी क्या है 12 शेड्यूल पढ़ लिए। तो आपने इनको याद करके रखना है। 12 शेड्यूल में से 11वां और 12वां किससे रिलेटेड है? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से। ठीक है जी। 5वां और 6वां किससे रिलेटेड है? ट्राइबल एरिया से। ठीक है जी। और 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से। ठीक है जी। ठीक। 9th शेड्यूल किससे? फर्स्ट अमेंडमेंट भी इसके अंतर्गत जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। 9th शेड्यूल में ये आ गया। 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से। 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? सेंटर और स्टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे डिवाइड होंगे, डिवीजन ऑफ पावर्स। 5th 6th हमने पढ़ लिया, बस अब देख लो, दोबारा रिवीजन कर लो। फर्स्ट है स्टेट और यूटी के नेम और टेरिटरी। तो सेकंड शेड्यूल किससे है? जो इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पोस्ट है, उनकी कितनी तनख्वाह वगैरह है। और थर्ड शेड्यूल ओथ, फॉर्म्स ऑफ ओथ, शपथ की फॉर्म। और फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा के लिए सीटें कैसे देनी है। तो आपने ऐसे इसको इन बारों को याद कर लेना है। ये एक एक किस किस से संबंधित है। आगे है जी वेरियस सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भी हमने डिफरेंट प्रोविजंस जो हैं अपने संविधान की किस किस देश से ली है। तो प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और कुछ कुछ चीजें मेंस में भी पूछी जाती हैं, क्योंकि मेंस में है आपका आपके संविधान का कंपैरिजन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो उसमें भी ये चीज आएगी, आपको पता होनी चाहिए। तो पहला है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये हमने पढ़ा कि जो हमारे संविधान का ताना बाना है ना, स्पेशली इसकी स्ट्रक्चर, वो हमने इस एक्ट से ली है। कुछ मेजर प्रोविजंस देख लेते हैं। जो फेडरल स्कीम है, कैसे सेंटर के पास पावर होगी, स्टेट के पास पावर होगी, और कुछ हमारे कंकरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, जो हमने इसी से लिए। पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। इसके अलावा
ऑफिस ऑफ गवर्नर वगैरह भी इसी से लिए हैं। तो आपने और कुछ रखो चाहे ना, ये 3 जरूर याद कर लेना, फेडरल स्कीम, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है जी। देखो ना, पब्लिक सर्विस कमीशन हमने पढ़ा था कि 1919 में 1919 वाले एक्ट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर पर आया था, पर बाद में 35 वाले एक्ट में हमने सेंटर के लिए अलग, स्टेट के लिए अलग और 2-3 साझे स्टेट के लिए इकट्ठे के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी व्यवस्था थी। ठीक, तो यही चीजें अब है। अच्छा जी, ब्रिटिश से क्या लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां भी हमारे जहां भी, तो ये हमने इससे लिया। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट के बंदों के पास अपनी प्रिविलेजेस होती है, और बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट के 2 सदन होंगे। जे मेन प्रोविजंस हमने ब्रिटिश से ली हैं। बाकी आप पढ़ लेना, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव कानून कैसे बनेगा वो भी यहीं से, क्योंकि पार्लियामेंट का सिस्टम है तो कानून बनाने का सिस्टम भी ऑलमोस्ट सेम सा है। ये चीजें हमने ब्रिटिश से ली। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, वहां पर बिल ऑफ राइट्स था, उसी के तर्ज पर हमने फंडामेंटल राइट्स रखे हैं। जुडिशरी से संबंधित चीजें भी हमने यूएस से ली है। हमने पढ़ा कि यूएस में जुडिशरी की सुप्रीमेसी है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। तो पार्लियामेंट से संबंधित चीजें हमने अपने संविधान में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है और जुडिशरी से संबंधित यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीजें हैं, पर आपने ये पहले 3 जरूर याद रखनी है। फंडामेंटल राइट्स यूएस से, जुडिशरी से संबंधित यूएस से। आगे है जी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किससे लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये सारे आयरिश से। पर आपने याद रखना है डीपीएसपी कहां से लिए हमने? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहां से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, ये हमने किससे लिए? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड अदर, ये भी हमने कैनेडियन से लिया है। बेसिकली आपने ये फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जरूर याद रखना, ये किससे लिया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे है जी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब किसी बिल के ऊपर असहमति हो तो जॉइंट सिटिंग होती है, ये वाली प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार से संबंधित, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है जी। आगे है जी बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। देखो आज हम जर्मन कहते हैं जी, जर्मनी कहते हैं, उस समय इसको बीमर नाम था तो बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी कह दिया। तो जब इमरजेंसी लगी उस समय सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये किससे लिया? जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रहे जहां पर देखो पहला पॉइंट क्या था? इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ली है। पर अगर स्पेसिफिकली ये पूछा जाए कि इमरजेंसी के दौरान सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से राइट्स सस्पेंड होते हैं, तो ये सब चीजों से संबंधित चीजें हमने ली है जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से। और सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो सोवियत जो होते हैं ना कंट्रीज, जो आपके कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं, उसमें ड्यूटीज पर काफी फोकस किया जाता है। तो सोवियत यूनियन भी क्या था? एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ये है कॉन्स्टिट्यूशन देश था तब, तो उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, जो कि हमारे संविधान के प्रीएम्बल में मेंशन है, आइडियल ऑफ जस्टिस। जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जो जस्टिस वाला आइडियल है, ये भी हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक का कंसेप्ट और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये लाइन इकट्ठी आती है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी, एफ से फ्रेटर्निटी, एफ से फ्रांस। तो ऐसा कुछ आपने याद रखना कि ये वाला कंसेप्ट कहां से लिया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे है जी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अमेंडमेंट कैसे हो, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, ये वाला सिस्टम साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। ठीक है जी। तो इसको आपने बार बार पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेट लेवल पर भी आने की संभावना ज्यादा है स्टेट लेवल पर, और जो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है जी। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आएंगे जी। शुक्रिया जी, नमस्कार।